करंट अफेयर्स में हम बात करते हैं खेलों के बारे में। यहाँ पर 2022 के करंट अफेयर्स की बात चल रही है और खेलों के बारे में बात करें तो महिला एशिया कप तो फुटबॉल के अंतर्गत महिला एशिया कप जो हुआ था उसको होस्ट किसने किया था? ये किया था होस्ट महाराष्ट्र ने होस्ट किया था। और अगर मैं बात करूँ इसका जीता किसने था? ये जीता है चाइना ने जीता है। और चाइना ने जीता है, किसको हरा कर जीता है? ये साउथ कोरिया को हरा कर जीता है चाइना ने। ये 9वीं बार जीता है, ये 4 साल में होता है एक बार। और अगर मैं बात करूं आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा है? आईसीसी की टी20 रैंकिंग में टॉप पर जो रहा है वो रहा है आईसीसी की टी20 रैंकिंग में टॉप पर जो रहा है वो रहा है अपना इंडिया रहा है। और 6 साल बाद धोनी और रोहित इसमें के तहत वो मतलब उस टाइम पर रहा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो आयोजित हुआ है, ये 2021 में कोविड की वजह से जो थे स्थगित कर दिए गए थे और अब 2022 में ये अप्रैल और मई के आसपास हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ सेकंड संस्करण होगा इसका ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और ये जो होगा वो कर्नाटक में होगा। और इसका जो शुभंकर रखा गया है वो बीरा रखा गया है। और उद्घाटन जो करेंगे वो किया है जो अनुराग ठाकुर ने किया है, खेल मंत्री, और थावरचंद गहलोत कर्नाटक जी गवर्नर हैं कर्नाटक के। अगर मैं बात करूँ 5 अप्रैल का न्यूज़ है ये, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण किसने लॉन्च किया है? आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है न्यूजीलैंड में हुआ है ये। और अगर मैं बात करूँ फाइनल में कौन कौन गया था? फाइनल में जो गया था इंग्लैंड गया था और ऑस्ट्रेलिया गया था, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया इसको जीता है। और ये कौन सी बार जीता है? ये 7वीं बार जीता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुनी गई थी? एलिसा हेली चुनी गई थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये चुनी गई थी, ये भी ठीक है। और ये जो है महिलाओं का वर्ल्ड कप कह सकते हैं इसको एक प्रकार से। योजनाओं के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर निमांस बोल सकते हैं इसको। नेशनल साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के कब तक लॉन्च करी है? 5 वर्ष तक लॉन्च करी गई है। 8वीं में पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए इनको लॉन्च किया गया है इस योजना को। NMMSSS जो योजना लॉन्च की गई है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ये किया है रामनाथ कोविंद जी ने। और अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर 2028 तक, सॉरी 28, मेरे हिसाब से ये, जी हाँ 28 तक चलेगा, ये 28 तक चलेगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना कौन सी रही है? ये 31 मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ है ये, और तक 5 साल को विस्तार कर दिया गया है इसका। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना की 5 साल तक विस्तार कर दिया गया है। प्रोजेक्ट सद्भावना और आहरण का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट सद्भावना और आहरण का जो संबंध है वो असम से है। और पुरानी फाइलों को निपटाने से संबंधित है पुराना सद्भावना का संबंध। और अगर मैं बात करूँ आहरण का संबंध है स्किल रिफॉर्म फॉर स्टूडेंट के लिए आहरण का संबंध है। क्विट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? क्विट टोबैको ऐप जो लॉन्च किया है वो WHO ने लॉन्च किया है। इसकी थीम जो रखी है वो रखिए कमिट टू क्विट अभियान। जी हाँ। नव भारत साक्षरता अभियान के बारे में बात करें, 15 वर्ष से अधिक के युवकों के लिए ये रखा गया है। एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर अब इसको एजुकेशन फॉर ऑल बोला जाएगा। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है 2022 से 27 तक इसकी जो रखी गई टेन्योर रखा गया है, और ये 5 साल का 1037 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे इसके द्वारा इसके लिए। यह अभियान 16 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ है। ये 16 फरवरी 2022 को जो लॉन्च हुआ है नव भारत साक्षरता अभियान। अगर मैं बात करूं सीड योजना का शुभारंभ किसने किया है? सीड योजना का शुभारंभ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने किया है। और स्कीम फॉर इकोनॉमिक्स एंड पावर के लिए इसका ये स्टार्ट हुआ है। गैर अधिसूचित ये सॉरी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किसको करना है? ये किसके एम्पावर करने के लिए करा गया है? गैर अधिसूचित या लड़ाकू या घुमंतू लोग जो होते हैं उनके लिए करा गया है। और खानाबदोश जो लोग होते हैं वो कहीं भी घूमते रहते हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई। सीड योजना डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने चलाई गई। देविका नदी परियोजना किससे संबंधित है? देविका नदी परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये किस पर स्थित है? देविका नदी पर स्थित है। और रावी में विलय तथा घाट निर्माण का संबंध है। रावी नदी में इसका विलय करा जाएगा और घाट निर्माण से संबंधित है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर अभ्यास के बारे में, अभ्यासों में
साझा समुद्री अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? साझा समुद्री अभ्यास इंडिया और जापान के बीच हुआ है। कोबरा वॉरियर ये किसके बीच हुआ है? इंडिया और यूके के बीच हुआ है, जो रद्द हो चुका है। और नेवी एक्सरसाइज थी ये एक प्रकार से, यूके में वार्डिंगटन में होने वाला था ये, लेकिन अब हुआ ही नहीं है तो रद्द हो गया। अब मैं बात करूँ सी डोम नेवी डिफेंस सिस्टम किसका है? सी डोम नेवी डिफेंस सिस्टम जो है ये इज़राइल का है। और अगर मैं बात करूँ आयरन डोम किसका है? आयरन डोम की ही तरह ये भी है एक प्रकार से। कॉप साउथ 22 कॉप साउथ 2022 का जो शुभारंभ हुआ एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कॉप साउथ 2022 एयरफोर्स की एक्सरसाइज है 6 दिन की, यूएसए और बांग्लादेश के बीच में हुई है। कॉप साउथ 2022। मिलन 2022 ये किस किस के बीच में हुआ है? ये किसके साथ हुआ है? इंडियन नेवी ने खुद ने किया है ये, और विशाखापत्तनम में किया है। अगर मैं बात करूँ इसमें INS सॉरी 2 चरण में जो है ये हुआ था 1995 से, सॉरी ये स्टार्ट हुआ था विशाखापत्तनम में 1900 इंच। मिलन जो है इंडिया नेवी की खुद की एक्सरसाइज होती है। धर्मा गार्जियन क्या है? 27 फरवरी को 10 मार्च को भारत और जापान के बीच में जो है धर्मा गार्जियन हुआ। आयोजन जो है इसका कर्नाटक में हुआ। सिन्धु मैत्री भी जो है कि अपन जापान के साथ ही करते हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। सिलिनेक्स का 9वां संस्करण श्रीलंका और इंडिया के बीच में विशाखापत्तनम में स्टार्ट हुआ, और एक प्रकार से नेवल एक्सरसाइज है और 7 से 10 मार्च के आसपास चली थी। और INS किर्च का भाग था इसका। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? इंडिया और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज होती है, और ये कहाँ पर आयोजित थी? ये जोधपुर में हुई। लामितीय 2022 किस किस के? भारत और सेशल्स के बीच में हुई, हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। कोल्ड रिस्पांस युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में? नाटो कर रहा है इसको, कोल्ड रिस्पांस को, और 30,000 सैनिकों के साथ में कर रहा है कोल्ड रिस्पांस। और नॉर्वे में आयोजन हुआ है इसका सुरक्षा के लिए। समझौते के बारे में बात कर लेते हैं। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट किस किस के बीच में समझौता हुआ? वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए रिवॉर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया था, और ये किसान की आय को और इनकम को बढ़ावा देने के लिए रिवॉर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया था। भारत प्लस वेस्ट बंगाल के साथ में जो है ये चलाया गया था। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। 115 मिलियन का पैक्ट हुआ था। अगर मैं बात करूं उड़ीसा और कर्नाटक के लिए क्या चलाया गया था? जी हाँ, इसमें उड़ीसा और कर्नाटक भी है शामिल। और यूएसए और नेपाल के बीच में जो मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है, 500 मिलियन देने का वादा किया है यूएस ने। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत मंजूरी दी है इसको। और सार्क देशों द्वारा 2014 में मोटर वाहन समझौते, सार्क देशों के द्वारा 2014 में मोटर वाहन समझौता लागू हुआ था। मंजूरी दी है किसने दी है? BBIN मोटर वाहन संधि ने दी है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और BSNL में किसका विलय हो गया है? BSNL में BBNL का विलय हो गया है। और यहाँ पर मैं बात करूँ BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी, और यहाँ पर 31 मार्च 2022 को विलय माना गया है। और BBNL क्या है? को भारत नेट देता है, भारत नेट देता है यही। और भारत ब्रॉडबैंड नेट लिमिटेड है ये इसका फुल फॉर्म। और नेटवर्क फॉर लास्ट पर्सन तक इसका लक्ष्य है, इसीलिए इसको जो है मर्ज किया गया, नेटवर्क फॉर लास्ट पर्सन। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंसिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंसिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? ये मणिपुर में खोला गया है, और ये मणिपुर और सैमसंग के बीच में समझौता हुआ है। स्पोर्ट्स को डिजिटल बनाने के संबंध में हुआ है, स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंसिंग सेंटर। और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जा रही है? ये मणिपुर में खोली जा रही है। जी हाँ, थैंक यू सो मच।